जहां हम बात करेंगे इंडिया नेपाल के संबंधों के बारे में। जैसे अभी तक हमने देखा बांग्लादेश के केस में, पाकिस्तान के केस में, कि उनकी जो लोकेशन होती है वो मेजरली डिक्टेट करती है कि उनका कितना प्रभाव है या कितना उसका इम्पैक्ट होगा इंडिया के इंटरेस्ट के ऊपर। और इंडिया का जो नेबरहुड है प्राइमरीली इट हैज़ ऑलवेज बीन एनगल्फ्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद इधर इंडिया और विद इन दमसेल्फ। जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान का आपस में विवाद है, इंडिया पाकिस्तान का आपस में विवाद है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जिनके साथ इंडिया का लॉन्ग स्टैंडिंग ऐसा कोई बड़ा विवाद नहीं रहा है और एक वो प्राइमरी फ्रेंड रहे इंडिया के, उनमें से एक है नेपाल। नेपाल के साथ खास बात यह कि नेपाल इज सिचुएटेड इन सच अ पोजीशन कि उसके पास कोई आउटलेट नहीं है सी का। सो इट इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री। साउथ एशिया में आपको बहुत सी कंट्रीज लैंड लॉक दिखती हैं। नेपाल लैंड लॉक्ड है, भूटान लैंड लॉक्ड है, अफगानिस्तान लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक कंट्री वो होती है जिनके पास सी एक्सेस नहीं होता है, तो उनको जब भी ट्रेड करना है या अपने गुड्स को मूव करवाना है तो डिपेंडेंट होते हैं किसी और पार्टनर कंट्री के ऊपर जिसके थ्रू उनके शिप्स पास करते हैं। तो नेपाल इसलिए बहुत लेवल पे डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर। डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है इंडिया बिकॉज ऑफ बीइंग अ लैंड लॉक कंट्री। और दूसरी साइड हिमालयाज है, तो हिमालयाज को पार करके नेपाल, चाइना के थ्रू नेपाल जा नहीं सकता रोड या रेलवे बना के इजीली। सो दे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन इंडिया। इंडिया और चाइना का, इंडिया और नेपाल का एक कल्चरल हिस्ट्री रही है, एक रिलेशन रही है। इसी वजह से नेपाल के लिए इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के लिए नेपाल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक तरह का बफर स्टेट है। बफर स्टेट वो होते हैं जो दो देशों के बीच में होते हैं, दो बड़े पावर्स के बीच में होते हैं। जैसे नेपाल के ऊपर कभी ज्यादा अपना कब्जा क्यों नहीं किया था ब्रिटिशर्स ने? क्योंकि वो चाहते थे नेपाल एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहेगी जो इंडिया चाइना के बीच में रहेगी, तो एक बफर बना रहेगा। जैसे अफगानिस्तान था एक पॉइंट पे ब्रिटिश इंडिया और रशियन एम्पायर के बीच में, उसी प्रकार से ये था इंडिया और चाइना के बीच में। हमेशा से नेपाल एक तरह का प्रहरी राष्ट्र है भारत के लिए, जिसने कि फ्रंटियर स्टेट की तरह काम किया। ये बात होगी नेपाल की। नेपाल को इंडिया क्यों चाहिए तो पता ही आपको कि एक तो कल्चरल हिस्टोरिकल लिंकेजेस हैं, प्लस जो मेजर इसका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, लार्जेस्ट इन्वेस्टर नेपाल में कोई है तो वो इंडिया है। और हमेशा से इंडिया का टाइम टेस्टेड फ्रेंड नेपाल रहा है। लेकिन रिसेंटली कुछ मुद्दे न्यूज़ में रहे हैं जिसकी वजह से संबंधों में दरार आई है। अब जैसे हमने बांग्लादेश में देखा कि जियो इकोनॉमिक्स रीजन की जो है वो सुधर सकती है अगर कोलैबोरेशन हो बांग्लादेश के साथ, तो जो साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट कर सकते हैं वाया हम बांग्लादेश, एक इंपॉर्टेंट स्तर है नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने का। तो नेपाल में कनेक्टिविटी इंडिया के इंटरेस्ट में उतनी नहीं है, क्योंकि चाइना के साथ ऑलरेडी इंडिया का बॉर्डर है और थ्रू नेपाल टोपोग्राफी जो है, जो भूभाग है, जो ज्योग्राफी है, वो इतनी डिफिकल्ट है कि वहां के थ्रू आप अच्छे रोड या अच्छे वायबल रोड्स या वायबल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पे काम कर नहीं सकते। और इसलिए इंडिया के लिए नेपाल ज्यादा जरूरी है ज्यादा नेपाल के लिए इंडिया। लेकिन नेपाल एक ऐसी जगह लोकेटेड है जहां पर अगर चाइना का कब्जा बढ़ गया या यहाँ कोई ऐसी सरकार बन गई जो चाइनीज की कठपुतली हो गई, तो भारत के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट और स्ट्रेटेजिक थ्रेट बन जाएगा। इंडिया एक मेजर पावर तभी बन सकता है जब अपने रीजन में उसकी लेजिटिमेसी हो। उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नेपाल में उसका प्रभुत्व रहे, उसका प्रभाव रहे। और नेपाल एक ऐसा देश है जिसके साथ इंडिया के कल्चरल लिंकेजेस भी हैं। ठीक है, सबसे बड़ी कहानी नेपाल की जैसे बात आती है तो आपको क्या आता है? एक हिंदू राष्ट्र। ठीक है, नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र था, फिर वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। आपको याद है गौतम बुद्ध जो वहीं पैदा हुए, फिर इंडिया में जहाँ बुद्धित्व की प्राप्ति हुई बौद्ध गया में। तो जो दो सिग्निफिकेंट चीजें हैं नेपाल की, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, माउंट एवरेस्ट, वो सब कहीं ना कहीं इंडिया से कनेक्टेड है। तो कल्चरली भी, हिस्टोरिकली भी हमेशा का इंडिया के साथ एक मेजर संबंध इनके साथ रहा है। लेकिन अगर हम इसको डिफाइन करें अगर मैं इसको इंपैक्ट करूं क्यों इंडिया का एक इंपॉर्टेंट नेबर है, तो मैं इसको डिसाइड कर सकता हूं कि एक तो कल्चरल लिंकेज है हिंदुइज्म बुद्धिज्म का मेजर प्लेलिंग साइड रही है, इसलिए इंडिया ने इसको भुनाने के लिए, ये जो रेलेवेंस है नेपाल की, इसको भुनाने के लिए क्या किया, रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट की शुरुआत करी है। इंडिया और नेपाल के बीच में एक रिश्ता ऐसे कहते हैं रोटी बेटी का संबंध। रोटी बेटी का संबंध ये कहते हैं कि नेपाल की जो बाउंड्री है उसके पास जो भारत के राज्य हैं उनमें जो लोग हैं वो मेजॉरिटी से माइग्रेट करके नेपाल गए, या नेपाल में जो लोग रहते हैं उनका बाउंड्री के इंडियन सीमा के इस पार भी जो लोग हैं, यूपी या बिहार के आप देख लो, तो उनके साथ वैवाहिक संबंध है। यदि यहाँ के लोग वहाँ शादियां करते हैं, वहाँ के लोग यहाँ शादियां करते हैं, तो रोटी और बेटी का संबंध, यानी एक तो व्यापार भी होता है, कामकाज भी होता है, क्योंकि कोई वीजा पासपोर्ट नहीं लगता, एक ओपन बाउंड्री है। तो इंडिया से नेपाल जा सकते हैं, नेपाल से इंडिया आ सकते हैं बिना किसी वीजा पासपोर्ट के। और लोग इस तरह से शादियां भी करते हैं। तो सकता है कोई यूपी या बिहार में कोई एक व्यक्ति रह रहा है, उसकी जो बुआ है या बहन, उनकी शादी कहीं और हुई पड़ी है, उनके चाचा की शादी नेपाल में हुई है। तो इस तरह एक पारिवारिक संबंध है यहाँ के लोगों का। तो पीपल टू पीपल एंगेजमेंट, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा है। और ट्रेड रिलेशन उस तरह से ऐसे हैं कि व्यापार कोई भी जाकर कहीं भी कर सकता है। ये समझने के लिए जाना जरूरी है कि नेपाल में जो पॉपुलेशन है जनरली दो हिस्सों में बटी हुई है, एक मधेशी और एक पहाड़ी। जो तराई के इलाकों में रहते हैं, जमीनी जो पहाड़ के निचले इलाके हैं, वहाँ पर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन रहती है मधेशी है। और मधेशी को कहा जाता है कि अक्सर ये थोड़े से इंडियन फीचर्स वाले या इंडियन प्रो इंडियन लोग हैं, जो शायद पहाड़ियों के मुकाबले कम नेपालीज हैं, ऐसा नेपाल के कुछ कंजर्वेटिव लोगों के आरोप लगाते हैं। और मधेशी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ नेपाल मधेशीज हैं, और इनका संबंध इंडिया के साथ ज्यादा है। जबकि जो हिल्स पे रहते हैं पहाड़ी लोग कहते हैं। तो यहाँ पर एक इंटरनल टसल नेपाल में चलती रहती है बिटवीन मधेशीज एंड पहाड़ीज। मधेशी वो लोग जो तराई पे रहते हैं, मतलब निचले इलाकों में जो रहते हैं, और पहाड़ी तो ऑब्वियसली पहाड़ पे रहते हैं। तो इंडिया और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का संबंध है, जो लोग आपस में पारिवारिक और फैमिली लेवल पे संबंध है। ये एक इंपॉर्टेंट सोशल रिलेशन है जो इंडिया नेपाल शेयर करते हैं। इस लेवल पर इंडिया रिलेशन किसी और देश के साथ नहीं है। हो सकता है बांग्लादेश के, भूटान के बॉर्डर पर जो लोग रहते हैं उनके पारिवारिक संबंध हो, लेकिन जिस स्तर पे, जिस एक्सटेंट पे इंडिया नेपाल के बीच में जो लोगों के बीच में ऐसे रिश्ते हैं पारिवारिक, कल्चरल, रिलीजियस, ये किसी और देश के साथ इंडिया इस तरह से शेयर नहीं करता। स्पेसिफिकली 1947 के साथ बाद से जब से बॉर्डर अलग हुए हैं, उसके बावजूद नेपाल के साथ बहुत लेवल तक इंडिया के लोग इंक्लाइंड है और जुड़े हुए हैं। तो इसलिए रिलेशन बहुत स्पेशल हो जाती है और बड़ा इंपॉर्टेंट नेबर हो जाता है इंडिया का, क्योंकि ओपन बॉर्डर है। तो वहां पर कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है। जैसे पाकिस्तान से वेट पड़ के नेपाल वहां से घुस जाओ इंडिया, बम बरसा दो, तो एक यूज हो सकता है नेपाल अगेंस्ट इंडिया वेरी इजीली इफ समवन कंट्रोल्स अ लार्ज पार्ट ऑफ नेपाल और ट्राइज टू कंट्रोल नेपाल। और इनकी सीमा 5 भारत के राज्यों से मिलती है, खुला सीमा है। तो इलीगल जो मूवमेंट है या फिर जो ट्रैफिकिंग है या स्मगलिंग है, उसके संसाधन, उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और इंपॉर्टेंट नेबर इसलिए भी कह सकते हैं हिमालयन फ्रंटियर स्टेट रहा है इंडिया का हमेशा। चाइनीज साइड से इंडिया में घुसना मुश्किल है, क्योंकि तिब्बत के बाद ये नेपाल का फ्रंटियर आता है, इसको पार करके जाना पड़ता है। बफर जोन है। बफर फ्रॉम किससे बफर करता है? वॉर से, टेररिज्म से, एक्सट्रीमिज्म से, क्योंकि पहले इसको पार करने के बाद ही इंडिया को एंटर कर सकता है। तो एक तरह का फ्लैंक है ये, जिसको भेदे बिना भारत में नहीं घुस सकते। तो एक बड़ा रोल रहा है इंडिया की हिस्टोरिकल जो कंटिन्यूटी है उसमें, सिविलाइजेशन में नेपाल का भी। तो ये जो रिलेशन है केवल एक आयाम नहीं है इनका। वैसे मैंने बोला था कि बांग्लादेश की तरह कनेक्टिविटी कुछ बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, पाकिस्तान की तरह कुछ बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, चाइना की तरह कोई बड़ा इकोनॉमिक स्ट्रेटजिक और सिक्योरिटी कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया नेपाल के संबंध मल्टी डायमेंशनल है। कई इसके डायमेंशन है। पहला डायमेंशन आप देखो सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी का डायमेंशन क्या है कि भाई ओपन बॉर्डर है, तो इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया एंड इट इज वेरी एसेंशियल टू सिक्योर नेपाल, क्योंकि नेपाल में अगर चाइना की पैठ बढ़ गई तो इट कैन बी स्ट्रेटेजिकली डिसएडवांटेजेस पोजीशन फॉर इंडिया। हमने देखा भूटान में कोशिश करनी उनकी ढोकलाम के एरिया पे कब्जा करने की, वहां से वो इंडिया में भी एंटर कर सकते थे। और जिस लेवल, जिस जगह पे नेपाल स्थित है, वो उसको वहां पर किसी और शक्ति का होना, किसी और पावरफुल कंट्री का वहां पर कंट्रोल होना इंडिया के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। इसलिए इंडिया के लिए सिक्योरिटी वाइज नेपाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देन यू लुक एट द कल्चरल डिफ्यूजन। कल्चरल डिफ्यूजन से मतलब ये कि रोटी बेटी का संबंध हो गया, या फिर जो पॉपुलेशन है इंडिया नेपाल की वो काफी ज्यादा एक दूसरे से जुड़ी हुई है।
तो कुछ आप डोमेस्टिकली इंडिया में अगर उसका प्रभाव नेपाल में पड़ता है, नेपाल में कुछ डोमेस्टिकली उसका प्रभाव इंडिया में पड़ता है, तो काफी ही डेलिकेट संबंध है उन देशों के। और इसका एक डायमेंशन है ट्रेड का। ट्रेड पर निर्भरता नेपाल की बहुत ज्यादा है भारत के ऊपर, क्योंकि एक तो लैंडलॉक कंट्री है, दो ही उसके मेजर पड़ोसी हैं, इंडिया और चाइना। चाइना के साथ जरा होता नहीं ट्रेड, अब तो बढ़ गया, ये खतरे की घंटी इंडिया के लिए, पर आमतौर पर इंडिया के साथ ट्रेड होता था। इंडिया के ऊपर बहुत आश्रित है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए मेजर इन्वेस्टर भी नेपाल का इंडिया ही है, और मेजर इन्वेस्टमेंट जो होती है इंडियन लोगों के द्वारा होती है। इंडिया इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, मैक्सिमम चीज इंडिया एक्सपोर्ट करता है नेपाल को। नेपाल बहुत छोटा सा देश है, बहुत गरीब देश है, तो उसकी निर्भरता बहुत ज्यादा है। तो मेजरली उसकी इकोनॉमी ग्रांट्स पर करती है, तो या तो इंडिया या चाइना से मिलते हैं, और एक तरह का कंपटीशन देखने को मिलता है। काठमांडू में जब अर्थक्वेक आया तो एक अजीब सी स्थिति थी, जहां एक देश में अर्थक्वेक आया, उसके बाद उसके पास रेस लग गई थी कि कौन सी सहायता देगा, इंडिया सहायता देगा, चाइना सहायता देगा। क्यों? इसलिए था कि अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं नेपाल में भारत, इसलिए कि अपना जो जोन है, जो रीजन है, उसको सिक्योर करे। चाइना और ज्यादा यहाँ पे कह रहा था कि हम हेल्प करेंगे, हम सहायता देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि साउथ एशिया में उसकी पैठ बढ़ जाए, यहाँ की पॉलिटिक्स में, यहाँ की इकोनॉमी में उसका रोल बड़ा हो जाए। अभी नेपाल की एक मेजर पॉपुलेशन जो हिंदी बोलती है, हिंदी फिल्में देखती है, हिंदी गाने सुनती है, तो इंडिया की सॉफ्ट पावर बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप नेपाल जाओ तो देखो गली गली में वहाँ पर मैंडरिन सिखाने वाले इंस्टीट्यूट खुले हुए, चाइनीज लैंग्वेज सिखाने वाले। तो चाइना कोशिश कर रहा है वहाँ पुश करने की, चाइना अपना कल्चर वहाँ पुश करना चाह रहा है, चाइना के साथ ट्रेड बढ़ रहा है, चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, जिसको कम्पीट करने के लिए इंडिया को कोशिश है कि अब इंडिया भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाए या सहायता करे। लेकिन इंडिया के साथ समस्या है कि इंडिया प्रॉमिस कर देता है, डिलीवर नहीं कर पाता। जो एक प्रॉब्लम है किस चीज की, ओवर प्रॉमिसिंग अंडर डिलीवरिंग की, जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी इशू रही है। और नेपाल एक छोटी कंट्री होते हुए हमेशा परेशान रहता है इंडिया से, जो हमने बहुत पहले डिस्कस किया था किस बारे में, कि बिग ब्रदर, कि कहीं हमें भी ये अपना एक सैटेलाइट स्टेट ना बना लिया, हम सब कुछ जो भी करें इंडिया के कहने के ऊपर ही करें। और ऑलरेडी इंडिया नेपाल में फ्रेंडशिप ट्रीटी थी, जिसके तहत बहुत कुछ जो फॉरेन पॉलिसी नेपाल की वो कुछ हद तक इंपैक्टेड इंडिया के थ्रू, उसको रिवाइज किया गया। तो जो एक छोटी कंट्री की इनसिक्योरिटी होती है, जो इतनी ज्यादा डिपेंडेंट है दूसरी कंट्री के ऊपर, वो नेपाल में देखती है। तो उसको लगता है कि अगर चाइना का कार्ड इंडिया के खिलाफ खेले तो वो इंडिया से ज्यादा फायदे ले सकता है। इसलिए आप देखते हैं बार बार नेपाल चाइनीज कार्ड खेलता है, चाइना करीब जाने की कोशिश करता है, ताकि इंडिया सतर्क रहे और कभी पीछे उसको मदद करने में ना हटे। ये एक डायमेंशन है ट्रेड का जो चेंज होता दिख रहा है, जैसे जैसे नेपाल थोड़ा और चाइना के इन्फ्लुएंस जोन में जा रहा है, तो इंडिया को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। फिर एक ट्रांजिट की बात आती है। ट्रांजिट, इंडिया को ट्रांजिट देना होता है नेपाल को, कि भाई आप अपना सामान हमारे पोर्ट्स के थ्रू भेज सको, आपके लोग इंडिया में मूव कर सकते हैं, फ्रीली जॉब्स कर सकते हैं, बिजनेस ओपन कर सकते हैं, जो प्रिविलेज इंडिया ने रेयरली किसी देश को दिया हुआ। फिर इनके बीच में मेजर हाइड्रोलॉजिकल रिलेशन का एस्पेक्ट है कि पानी नेपाल में बहुत सारा है और बहुत पोटेंशियल है हाइड्रो पावर जनरेशन की। नेपाल के आसपास जो कंट्रीज है, पहले इंडिया इज वाज अ पावर डिफिशिएंट स्टेट, भारत को भी बिजली की आवश्यकता थी, तो ये कहा जाता था कि नेपाल में आकर आप इन्वेस्टमेंट करो हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स में, जो पोटेंशियल है वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो फिर आप जनरेट आपको हम इलेक्ट्रिसिटी बेचेंगे, इससे दोनों का भला होगा, आपके पास भी एक सोर्स होगा जिससे आप बिजली ले सके, हमें भी एक रेवेन्यू आएगा। ये पार्टनरशिप मॉडल हाइड्रोलॉजिकल जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स थे उनके ऊपर ये प्रोजेक्ट इस तरह से इंडिया नेपाल कोलैबोरेट करते थे, और ये अभी भी चल रहा है। लेकिन अब विवाद यहाँ कि यहाँ पर क्योंकि इंडिया ने जितने प्रोजेक्ट्स की बातें करी, जिन प्रोजेक्ट्स पे काम किया, वो डिलीवर टाइम पे हो नहीं पा रहे, और इंडिया हर जगह रेड टेपिज्म का शिकार है, ब्यूरोक्रेटिक डिसऑर्डर का शिकार है, चीजें तेजी से बढ़ती नहीं है। तो इसके बदले में क्या हुआ, दूसरा खिलाड़ी यहाँ घुसा, चाइना। उसने कहा हम आपको ग्रांट भी देंगे, लोन भी देंगे, हम जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट पूरा भी करेंगे। तो जैसे जैसे नेपाल में एंट्री हुई चाइना की, इंडिया की दिक्कतें और बढ़ गई। रिसेंटली इंडिया ने कहा है कि वो चाइना को एक पॉइंट के बाद इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहेगा जो इस रीजन में बढ़े। एग्जांपल के तौर पे एक वेस्ट सेती रिवर है, जिस पे काम चाइना कर रहा था, लेकिन चाइना ने कहा कि यहाँ पर काम नहीं हो सकता, मतलब इट इज नॉट वायबल प्रोजेक्ट। तो वो सेती रिवर प्रोजेक्ट हम उसके ऊपर इंडिया काम कर रहा है, जो अच्छा संदेश है कि कैसे इंडिया अपना रोल निभा रहा है इस रीजन में एज अ लीडर, एज अ रीजनल लीडर। कंसीडरिंग द फैक्ट, एक और कहानी इस रीजन में देखने को मिलती है, वो ये है कि नेपाल अब थोड़ा सतर्क हो गया है कि जैसे बांग्लादेश को भी आईएमएफ से 4 बिलियन की डिमांड उन्होंने करी कि भाई 4 बिलियन डॉलर तो हमें लोन दो ताकि हम चाइना का इंटरेस्ट पे कर सके, नहीं तो हम भी फंस सकते हैं, श्रीलंका की तरह। श्रीलंका ऑलरेडी चाइना के जाल में फंसा पड़ा है। तो जो चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है कि जैसे वो लोगों को उधार देके फंसा लेता है अपने जंगल में, उससे लेकर थोड़ा सा नेपाल भी सतर्क हुआ है। लेकिन नेपाल के साथ समस्या ये है कि नेपाल की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप बढ़ रहा है चाइना का। कैसे पता लगता है ये? आमतौर पर जब भी कोई प्रधानमंत्री वहाँ पे बनता था या कोई पहले यहाँ पे राजतंत्र हुआ करता था, तो मेजर फोकस इंडिया पे रहा करता था, इंडिया आना या इंडिया की बातें सुनना। आजकल चाइना को बड़ी तवज्जो दी जा रही है, और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी जो वहाँ पे रूल कर रही थी पॉइंट ऑफ टाइम में, बड़ी क्लोज थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के, तो उससे एक संदेह की स्थिति बनी थी, क्या नेपाल खिसक के चाइना के पास जा रहा है। तो ये एक समस्या हमें देखने को मिल रही थी। तो अब इससे निकलने का प्रयास लगातार होता दिख रहा है। और फिर भी इसके बाद देखते हैं नया इशू फिर खड़ा हो गया, कार्टोग्राफिक इशू से कहते हैं कि नेपाल ने एक नक्शा पिछले साल रिलीज किया था। उस नक्शे में उन्होंने कुछ पार्ट्स चाइना क्लेम कर दिए कि भाई हमारा पार्ट है, जैसे काला पानी, लिम्पू दरिया, लिपू लेक और सुस्ता। इन इलाकों को लेकर बड़ा विवाद फैला कि भाई क्या है। इन्होंने नया मैप लाया, अपने संविधान में एक संशोधन किया शेड्यूल 3 के अंदर, जिसके थ्रू इन्होंने अपने इलाकों में 335 किलोमीटर और जोड़ लिया अपने टेरिटरी में, जो कि पहले इनकी टेरिटरी का पार्ट नहीं था। तो ये नहीं था कि इन्होंने फौज भेज दी, वहाँ पर खड़ा कर दिया अपनी सेना। इन इलाकों पर इन्होंने क्लेम किया कि हमारे इलाके, जबकि अब लिपू लेक, लिम्पू दरिया और काला पानी ऑलरेडी इंडियन मिलिट्री का कंट्रोल है, कुछ में पहले से, कुछ 1962 के बाद से। तो ये क्या मुद्दा है और ये कैसे खड़ा हुआ, ये हम और मैप्स के थ्रू समझेंगे। देखिए ओरिजिनली ये सारा मुद्दा आता है 1816 की ट्रीटी ऑफ सगोली के साथ। ट्रीटी ऑफ सगोली में ब्रिटिशर्स ने नेपाल को हराया था, जिसमें उस टाइम में जो नेपाली अंपायर थी वो आपके आज के जो कुमाऊं हिल्स हैं, वो गढ़वाल हिल्स में, वहाँ पर कब्जा था। कुछ कुमाऊं का, कुछ गढ़वाल का इलाका आपका सिक्किम, ये मेजरली इनके कंट्रोल में हुआ करती थी। जहाँ पे इनकी हार के बाद ये एरिया इन्होंने इनसे ब्रिटेन ने छीन लिया, वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन गया, और जहाँ गंडक को इंटरनेशनल बाउंड्री माना गया उस रिवर को। और उससे पहले जो इनकी अंपायर थी, सतलज नदी से लेके तीस्ता तक पूरी की पूरी नेपाल की अंपायर ही थी। तो इस ट्रीटी ऑफ सगोली के बाद, जो नेपाल ब्रिटेन की वॉर हुई थी, इसके बाद नेपाल की जो लिमिट थी वो बहुत कम हो गई, काफ़ी देर तक पहले में नहीं रहे वो। तो इस लिमिटेशन का इंपैक्ट ये हुआ कि अब जब भी विवाद होता है तो वो बहाना ट्रीटी ऑफ सगोली का लगाते हैं कि भाई ट्रीटी ऑफ सगोली के हिसाब से बाउंड्री डिसाइड हुई, भाई हमारी बाउंड्री होगी। लेकिन उससे पहले भी कुछ कहानियाँ थी जिसको वो मानते नहीं। लेकिन अभी रिसेंटली जो विवाद है, आप ये समझिए कि जो मेन मुद्दा है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, बाउंड्री डिफाइन कहाँ से। ट्रीटी ऑफ सगोली को मेन वो मानना है, जहाँ पर जो मेन बाउंड्री थी वो थी गंडक। अभी मैप के थ्रू चीज़ों को समझेंगे। तो एक एग्जांपल है जहाँ इन्होंने एक्सटेंड कर दिया कि भाई आप ऐसा कुछ कर रहे हो। एक और मुद्दा जो रिसेंटली बड़ा इनके बीच में उभरा था, जो थोड़ा पुराना हो गया, 2015 में एक ब्लॉकेड हुआ था। ब्लॉकेड इसलिए हुआ था कि नेपाल में एक संविधान अडॉप्ट किया गया। काफ़ी बार संविधान को लेकर बहुत बवाल नेपाल में मचा है। उस संविधान को जब अडॉप्ट किया गया तो वहाँ जो राज्यों को बनाया गया, वो जैसे 5 या 7 राज्यों ने बनाए, तो राज्य इस तरह से बनाया गया कि मधेशी, जिनकी मेजॉरिटी है पूरे देश की, वो एक ही राज्य में समा जाए, 2 ही राज्य में सीमित हो जाए, बाकी सारे जो स्टेट्स हैं वो पहाड़ी लोगों के लिए बच जाए। तो मधेशी को ऐसा लगा कि ये हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र है, और उसके बाद उन्होंने कुछ की ब्लॉकेड की, जो भी संसाधन है वो अंदर नेपाल ना पहुंचने पाए। इंडिया ने इसको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन क्योंकि इंडिया हमेशा मधेशियों के हित की बात करता ही रहा है, तो इसे देखा जाने लगा कि इंडिया उस ब्लॉकेड को अनऑफिशियली सपोर्ट कर रहा है। उससे 2015 में बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में इंडिया के खिलाफ थोड़ी भावना पनपी, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी ब्लॉकेड की वजह से। चीज़ें जो इंडिया से नेपाल जा रही थी पहुंच नहीं पाई थी, सीमा पर इसको जो मधेशी लोग थे उसे रोक देते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप ठीक से रिवैम्प करो। इंडिया ने आवाज़ भी उठाई थी, कहा था कि जो नेपाली संविधान है ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेट कर रहा है अगेंस्ट मधेशीज। और इस संविधान में हुआ यह था कि जो अगर कोई नेपाली वुमेन है
वो अगर किसी विदेशी से शादी करती है तो उनके बच्चे नेपाली नहीं कहलाएंगे, वो तभी नेपाली कहलाएंगे जो उनका फादर है वो अपनी नेशनलिटी बदल लेता है। लेकिन अगर कोई नेपाली मैन है वो किसी फॉरेन वुमन से शादी करता है तो उनके बच्चे ऑटोमेटिकली नेपाली हो सकते हैं, उनके लिए माँ को नेशनलिटी लेने की जरूरत नहीं है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि पेट्रियार्की या रोटी बेटी का संबंध जो हम कहते हैं उसके तहत जो नेपाल में अगर कोई पुरुष शादी कर रहा है नेपाल का, तो वो लड़की इंडिया से अगर जाएगी तो उसके बच्चे नेपाली सिटीजनशिप ले पाएंगे। लेकिन इंडियन मेल अगर किसी नेपाली वुमन से शादी करता है तो उनके बच्चों को नेपाली नेशनलिटी नहीं मानी जाएगी। तो ये विवाद था, और जो फेडरल स्ट्रक्चर था उसको लेकर विवाद था। तो इंडिया ने इसमें इनडायरेक्टली एक तरह का ऑब्जेक्शन किया और ऑफिशियली भी ऑब्जेक्ट किया। तो अगर आप सोचिए एक देश है जो संविधान बना रहा है और उसमें कोई फॉरेन पार्टी आकर के भैया जो संविधान बना रहे हो गलत है, तो क्या रिएक्शन होगा? जैसा रिएक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वैसा ही रिएक्शन हुआ। इन लोगों ने कहा नहीं भाई इंडिया का इसमें कोई काम नहीं, इंडिया इज ट्राइंग टू हैम्पर आर कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्डिंग प्रोसेस। और इनका संविधान बड़े ही झमेलों के बाद खड़ा हुआ, कई सालों से बन रहा था, क्योंकि पहले माओइस्ट पार्टी ने शुरुआत की कि हमें अपने देश के लिए संविधान चाहिए, और उसके बाद अलग अलग कास्ट ग्रुप, अलग अलग लैंग्वेज स्पीकर्स, एथनिसिटी का विवाद रहा किस तरह से नेपाल में संविधान लाया जाए। तो वो जो ब्लॉकेड उसके बाद मॉरिशस ने किया, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके खिलाफ एक तरह का ये स्ट्रक्चर है, फेडरली उनको लिमिट किया जा रहा है, स्टेट वाइज प्रोविंसेस कम मिल रहे हैं, एक ही जगह लिमिट किया जा रहा है। प्लस ये कोशिश है कि जो नेपाली महिलाएं हैं जो अगर इंडियन से शादी करेंगी तो उनके बच्चे नेपाली नहीं कहलाएंगे। तो ये सभी मुद्दे जो थे बड़े विवाद का जड़ थे। इसके अलावा आपको जैसे मैंने बताया कि ये ट्रीटी ऑफ सगोली के बाद अभी रिसेंटली जो अपना मैप चेंज किया, वो देखिए जो ये ब्लॉकेड वाला केस था उसमें महंगाई बड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग में जो समस्या थी वो समझ आता है कि चलो इंटरनल मैटर्स था, इंडिया ने कुछ किया ऐसा हुआ होगा। अचानक ये क्लेम क्यों आ गया मैप वाला? ये क्लेम इसलिए कहा जाता है कि शायद चाइनीज इन्फ्लुएंस है, या फिर वहाँ की पॉलिटिक्स में ऐसा कि इंडिया के खिलाफ कार्ड प्ले करके नेशनलिज्म को बढ़ावा दो जिससे आपको लोग वोट दें। तो वहाँ की जो सरकार है वो कभी भी अल्पमत में रहती है, अक्सर मेजॉरिटी नहीं आती, वहाँ बड़ी सारी पार्टी का कोलिशन है। तो ऐसा देखा जाता है कि दे वांट टू प्ले इंडियन कार्ड टू इंश्योर कि लोग उनकी सुने। और जो ये रिवर का केस है ये इसलिए है कि देखिए नॉर्मली एक काली रिवर है, इसको बाउंड्री मान लिया आपने वेस्टर्न साइड में, और मीठी को ईस्टर्न रिवर। बात एक काली रिवर अपना रुख बदलती रहती है, वहाँ की जितनी मेजर रिवर अपना रुख बदलती रहती है। तो जब रिवर शिफ्ट करती है तो उसके हिसाब से उसका सोर्स भी शिफ्ट कर जाता है जहाँ से रिवर निकल रही है। नेपाल का कहना है कि जो ये नदी है ये लिम्पी दुरिया से निकल रही है, इसीलिए लिम्पी दुरिया के ईस्ट में जो भी है वो सारा इलाका हमारा है, यानी लिपू लेक, काला पानी, ये सब उनका है। इंडिया का ऐसा कहना ऐसा नहीं है, क्योंकि लिपू लेक में ऑलरेडी इंडिया की पहुंच है और वो ऑलरेडी तिब्बत जाने का रास्ता था, 62 के बाद से इंडिया के पास रही है। काला पानी के बारे में मैप के थ्रू उसको समझेंगे। इसके अलावा जो मेजर चीज़ें यहाँ हैं वो है कनेक्टिविटी की, जहाँ पर इंडिया ने रेलवे लाइन बनाई है और कई रेलवे लाइन बन रही है, रिसेंटली एक ऑपरेशनल भी हुई है जो जयनगर कुर्था रेलवे लाइन है। फिर मोतिहारी से लेकर अमलेखगंज में एक पेट्रोलियम पाइपलाइन है जो कि वहाँ तक फ्यूल पहुंचाती है। इंडिया तराई के रीजन में 14 मेजर रोड प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, 7 पूरे भी हो चुके हैं। काठमांडू दिल्ली बस सर्विस है, आप ऐसे बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आ सकते हैं। 6 नए रेलवे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बात चल रही है वहाँ पर। आपने डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन भी शुरू की है बात करने की। इसके अलावा आप देखो कल्चरली कॉमर्स वाइज इंडिया ने कोशिश करी है कि उनको और ज़्यादा रिबेट दी जाए। फ्री वैक्सीन कोविड के टाइम में प्रोवाइड किया गया, लगातार कोशिश की गई है कि उनको और ज़्यादा समन्वय किया सके भारत के साथ। जो रामायण सर्किट है, बुद्ध सर्किट को उसको एक्सटेंड किया गया है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है वहाँ पर। ये देखिए जो भी ये पीपीटीज में आपको स्लाइड्स में ये हैंड कुछ दिख रहा है, इसके हैंडआउट्स आपको मिल जाएंगे। इवन बांग्लादेश के केस में कुछ नया हुआ, जैसे रिसेंट विजिट थी उनके प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की इंडिया में, उसका क्या इंप्लीकेशन है उसके भी आपको जो हैंडआउट है वो पोर्टल पर मिल जाएंगे। तो जो अपडेट होगी मैं कोशिश करूँगी इसके हैंडआउट्स आपको अलग से मिल जाए। आपके पास नोट्स है, आप उसको पढ़िए, उसमें चीज़ें एक साथ एकत्रित कीजिए ताकि आपको बार बार भागना पड़े। एक सोर्स पे आप लिमिट करिए, जितना शॉर्ट हो सके उतना करिए। जैसे इसमें प्री क्लैक क्वेश्चन कौन से इंडियन नेपाल पढ़ रहे हो तो प्री के टाइप क्वेश्चन है मरीची कहाँ से रिलेटेड, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि मरीची बिलोंग्स टू हुम, तो टर्की, नेपाल या अफगानी। ऑप्शन था कुर्द, मधेशी और या बलूची, ऐसे क्वेश्चन है। तो वो इतनी सिटी आपसे पूछी जा सकती है जो न्यूज़ में। आपसे पूछा जा सकता है कि मीठी रिवर कहाँ बहती है, काली रिवर कहाँ बहती है। आपसे पूछा जा सकता है कि लिम्पी दुरिया कहाँ पर है, क्या विवाद है, नॉर्थ टू साउथ क्या डिफरेंशिएशन इसका, कि जो पेट्रोलियम प्रोजेक्ट है उसका नाम क्या है। तो कुछ ऐसे प्री में बेसिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, पर मेंस में आपको कनेक्टिविटी, कॉमर्स, चाइना, कल्चर, जैसे 4 चीज़ मैंने बताया उनके ऊपर फोकस करना है। तो उस हिसाब से आप मेंस के लिए फोकस कर सकते हैं। कुछ पॉइंट हाईलाइट कर लीजिए फॉर प्रीलिम्स। इंडिया नेपाल में खास बात क्या है भाई? सबसे खास बात ओपन बॉर्डर है, कल्चर रिलेशन है। अब देखिए कहानी क्या आती है, यहाँ है काला पानी, लिपू लेक, लिम्पू दुरिया। तो नेपाल क्या क्लेम करेगा कि भाई यहाँ से रिवर ऑरिजिनेट कर रही है और ये सारा इलाका हमारा है। इंडिया क्लेम करेगा ना भाई लिपू लेक प्लास तक का हमारा इलाका है, और यहाँ पर ऑलरेडी जो इंडियन फौज है वो 1962 के बाद से ही रह रही है। सो आप जो क्लेम कर रहे हैं गलत है। फिर एक सुस्ता का इलाका है, उस पर भी क्लेम कर दिया। देखिए काला पानी यहाँ पर है, ये सारे उत्तराखंड में है। तो ये एक तरह का देख रहे हैं आर्टिफिशियल क्लेम है, ऐसा नहीं कि वो सही में अपनी फौज लेकर पहुंच गए। वो चीज़ें इंडिया कंट्रोल में रहेंगी, जो जैसे चल रही थी वैसे चलेंगी, बस उन्होंने क्लेम कर दिया। उस क्लेम का फायदा ये होता है कि आप एक पॉइंट की बात कह सकते हैं, हम तो कब से कह रहे थे वो एक्सपेंशनिस्ट पावर है हमारे ऊपर कब्जा किए हुए है, इसी चीज़ों को घटाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम डिपेंडेंस की बात करें इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, तो बहुत सारा डिपेंडेंस इंडिया के ऊपर है। एक्सेस टू सी चाहिए, 65% ट्रेड इंडिया के साथ हो रहा है। $8 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड इंडिया नेपाल के बीच में, जिसमें मेजरली इंडिया चीज़ एक्सपोर्ट करता है। हर वहाँ से जो गुड्स आते हैं उनको कस्टम ड्यूटी नहीं लगती, उनके लोग कहीं भी काम कर सकते हैं। जो एफडीआई है उसका 40% इंडिया से जाता है, चाहे वो जितने भी उनके ऑपरेशनल वेन्यूज में मेजर शेयर इंडिया का है। इसके अलावा जो मल्टीलैटरल बॉडीज हैं, चाहे बिम्स्टेक हो, चाहे बीबीआईएन हो, बीबीआईएन के तहत बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, इनके बीच में मोटर व्हीकल एग्रीमेंट भी साइन हुआ, जिससे कि जो लॉजिस्टिक्स है, जो व्हीकल है वो बिना किसी रोक टोक के जा सके, ताकि व्यापार में तेजी आए। इसमें भूटान पीछे हट गया बाद में, क्योंकि भूटान गया था, उनके एनवायरमेंटल कुछ लॉज हैं वो उसको मैनेज करना मुश्किल है। इसलिए अभी ये जो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है ये भूटान के अलावा, भूटान से तो नहीं हुआ, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल में हुआ है। नेपाल चाहता है कि वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को बेचे, उसके लिए ट्रांसमिशन लाइन नेपाल से लेकर बांग्लादेश तक बनी होनी चाहिए। वो बांग्लादेश भी नहीं बना सकता, तो वो इंडिया बना के देगा ताकि वहाँ से ट्रांसमिशन लाइन यहाँ तक आए। वाटर रिसोर्सेज के मामले में बहुत सी मेजर रिवर्स वहाँ से बहती है, लेकिन इंडिया नेपाल के बीच में विवाद यहाँ पर आता है वाटर मैनेजमेंट का, क्योंकि कोसी रिवर जो है उससे बार बार फ्लड्स आते हैं। गंडक रिवर से पानी ये होल्ड नहीं कर पाते, तो इंडिया के इलाकों में बाढ़ आ जाती है। 2008 में एक बायलैटरल मैकेनिज्म बनाने की कोशिश की गई थी ताकि वाटर रिसोर्सेज हाइड्रो पावर पे दोनों देशों के बीच में एक लेवल पर बात हो पाए, जो उतने आगे तक बढ़ नहीं पा रही है, क्योंकि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। नेपाल को डर है कि इंडिया हमारे हिस्से पे कब्जा कर लेगा, और इंडिया ने बोला कि वो डैम बनाएगा या डैम रिपोर्ट देगा, लेकिन इंडिया इज स्टिल नॉट डिलीवरिंग ऑन टाइम। इसलिए वो चाह रहे हैं कि अब बार बार चाइना को इंडिया के खिलाफ यूज करने की कोशिश करते हैं। कल्चरल लिंकेजेस बड़े ज्यादा हैं, जिसमें बोला सॉफ्ट पावर की बात, इन मूवीज की बात, इन फूड की बात। वहाँ के बहुत से स्टूडेंट्स इंडिया में पढ़ने आते हैं, इंडियन एलिट इंस्टीट्यूशन में, उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व होती हैं। रिसेंटली एक सिस्टर सिटी प्रोजेक्ट हो गया था, इसमें 3 सिटी प्रोजेक्ट भी बने थे, जैसे जनकपुर, अयोध्या, काठमांडू, वाराणसी, लुम्बिनी बहुत गया। हेरिटेज प्रोजेक्ट जो पशुपतिनाथ टेंपल है फेमस, उसका रिवरफ्रंट इंडिया डेवलप कर रहा है। बंदरखाल जो गार्डन है जो पाटन दरबार में, उसको भी इंडिया रिनोवेट कर रहा है।
तो जो उनकी कल्चरली लिंकेज वाली जगह है वो इंडिया इनोग्रेट कर रहा है। 2011 के बाद से हर साल इनके बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है, इसका नाम सूर्य किरण है। अगेन प्लेम्स टाइप क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सूर्य किरण किसके बीच में होती है, या फिर से इंडिया नेपाल के बजाय आपसे इंडिया वियतनाम पूछ लिया, 4 ऑप्शन दे दिए, तो आपको पता होना चाहिए सूर्य किरण किसके बीच में होती है, ताकि आप उसको एलिमिनेट कर पाए। दोनों ही कंट्री डिजास्टर मैनेजमेंट काम कर रही है, बिम्स्टेक इंडिया ने अप्रोच रखी है, तो हर लेवल पे आप देख रहे हैं इंडिया नेपाल के साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहा है। कनेक्टिविटी के लिए हमने कोशिश की कि और ज्यादा ट्रेड बढ़े, इसके लिए इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट बनाने की बात की गई, जैसे बीरगंज, विराटनगर, रक्सौल, ताकि ट्रेड और मूवमेंट इजीली हो पाए। फिर जो विवाद था, इस पर लौट के आते हैं कहाँ कहाँ पे विवाद था। 80 किलोमीटर रोड है हिमालयाज में जो चाइना को कनेक्ट करता है, विच इज नियर लिपुलेख पास। ये इंडिया के लिए बड़ा सेंसिटिव इलाका है, क्योंकि अगर ये चाइना के हाथ लग गया तो वहाँ फौज लेके पहुंच जाएगा और आगे बढ़ जाएगा वो। तो ये बागेश्वर के पास ऊपर एक इलाका है। नेपाल का कहना है कि भाई जो आप इस पर काम कर रहे हो, और इंडिया इसके ऊपर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाह रहा था। अब ये आश्चर्य देखिए, इसी टाइम पर नेपाल जब ये ऑब्जेक्शन रेज करता है, चाइना चढ़ाई कर देता है इंडिया के ऊपर कुछ समय बाद गलवान वैली में। तो आपको दिख रहा है कि हो सकता है चाइनीज प्रेशर में हुई कि क्लेम कर रहे हो कि इनका काला पानी भी इनका है। काला पानी रीजन और ये जो चीज़ें ये दिखाता है कि कैसे बायलैटरल रिलेशंस में जो इंटरनल पॉलिटिक्स एक्सटर्नल पॉलिटिक्स प्ले करती है, कि रिवर ऑरिजिन को लेकर बात है बस। इंडिया और नेपाल दोनों क्लेम करते हैं काला पानी को। 1962 के बाद से इंडिया वहाँ पर बैठी हुई है, इंडिया की फौज, और ये कोशिश लगातार कर रहा है कि वहाँ से बेहतर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बने, ताकि यहाँ की सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके। अब नेपाल को उससे दिक्कत आ रही है। तो ये पहले कब हुआ था? ट्रीटी ऑफ सगोली में, जो आपको पहले बता चुका मैं, इंडिया नेपाल के बीच में बाउंड्री डिक्लेयर की थी, लेकिन वो कहाँ से बहती है इसको लेकर विवाद था। तो इंडिया कहता है कि काला पानी लिम्बू दरिया लिपुलेख रिवर काली के वेस्ट में रहते हैं, और हमेशा से इंडिया के ऊपर कंट्रोल रखा है, तो ये इंडिया का है, और जो बॉर्डर है वो काला पानी से शुरू हो रहा है, यानी यहाँ से शुरू हो रहा है, और इसलिए इधर का जितना रीजन है वो इंडिया का है। यहाँ से आपका बाउंड्री शुरू होती है, और ये रीजन पूरा इंडिया का है, जो इंडिया का क्लेम है। इनका कहना है कि यहाँ से रिवर स्टार्ट होगी, पूरा इलाका हमारा है। और खास बात इसलिए पहले नेपाल ने इंडिया को क्लेम भी नहीं किया, और ये मुद्दा है कि काला पानी बॉर्डर जो अभी तक हालांकि मार्केट नहीं हुआ है, और इसे नो मैंस लैंड कहते हैं, लेकिन इंडिया के आर्मी के कंट्रोल में हमेशा से रहा है। तो ये जो लैंड विवाद है, इट इज लाइक अ कार्टोग्राफिकल एक्सपेंशन, यानी जहाँ सेना नहीं भेज सकते, आप कम से कम मैप्स के थ्रू ही कब्जा करने की बातें कर रहे हो, ताकि वो बाद में क्लेम कर सकें। और ये इरिटेंट है जहाँ पे आप देख सकते हैं चाइना का कार्ड प्ले करना, या उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में नेशनलिज्म का बढ़ावा होना। ये भी एग्जांपल है कि कैसे उसका इस्तेमाल करके इंडिया के खिलाफ उसको प्ले किया जा रहा है। तो क्या ये स्टेप अच्छा है? इज इट गुड फॉर इंडिया? व्हाट इंडिया कैन डू टू स्टॉप दिस? इंडिया नीड टू सॉल्व दिस इशू पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, रेदर देन टेकिंग अ वेरी सेना भेजना इसका ऑप्शन है, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा ब्लॉकेट के केस में इंडिया ने कुछ ज़्यादा जोर नहीं लगाया ब्लॉकेट हटाने का। रियलिटी है, उसका प्रभाव ये हुआ कि इंडिया की सॉफ्ट पावर बहुत घटी, नेपाल में चाइना बहुत ज़्यादा उसके बाद और पैसे और चीज़ें लेके घुस गया। अब नेपाल ने बोला कि हम बीआरआई का पार्ट भी बनेंगे। तो कुनमिंग टू कलकत्ता जो जोड़ने की बात हम कह रहे थे बीसीआईएम कॉरिडोर में, वो कोशिश कर रहे हैं कि नेपाल पहाड़ के माउंट एवरेस्ट के साइड से या पहाड़ों के बीच से वो रेलवे लाइन है जिससे नेपाल को भी कनेक्ट करे चाइना से। और इंडिया ने इतने वर्षों तक, बहुत सालों से वहाँ पर रेल लाइन नहीं बना पाया इंडिया बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल में, और वो पहाड़ों को पार करके अगर वो कोई ऐसी ट्रेन लेके आ जाते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हालांकि चाइना बार बार कोशिश कर रहा है कि नेपाल के साथ संबंध बनाए, क्योंकि नेपाल भी चाहता है कि उसके पास दूसरा ऑप्शन हो जिसको वहाँ ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी भेज सके, जहाँ उसको कनेक्टिविटी और रूट मिल पाए। तो वो भी चाहता है कहीं से उसको चाइना का जुगाड़ मिल जाए, ताकि वो इंडिया के अलावा दूसरा ऑप्शन उनके पास मिले। लेकिन वो टोपोग्राफी ऐसी है जहाँ से रूट बनाना मुश्किल है। तो इसलिए मेजरली जो ट्रेड है वो नेपाल इंडिया के साथ ही करता है, जिसमें समस्या क्या है? टैरिफ बैरियर्स की तो समस्या नहीं है इसके साथ, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि नॉन टैरिफ बैरियर जो प्रॉब्लम इन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्रोथ नहीं हुई, अपने अच्छी जो ट्रेडिशनल इन्फॉर्मल बिजनेस है उनमें कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंटेशन की बड़ी कमी है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया ब्लॉकेट के बाद से। दोनों ही देशों में राष्ट्रवाद बढ़ा है, जिसकी वजह से इन दोनों देशों में थोड़ी दिक्कतें आई हैं। जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे केपी ओली, उनके केस में एलिगेशन लगी है कि भाई आप लगातार कोशिश कर रहे हैं नेपाल के और करीब होने की। एक इंडियन सिटीजन को नेपाल में गोली मार दी गई, जो स्पेसिफिकली जो कोविड का टाइम था, वहाँ जब कर्फ्यू लगा तो वहाँ इंडियंस को ज़्यादा ही वो अपने देश में घुसने से रोक रहे थे, और जो पूरी तरह से ब्लॉकेट लगा भी नहीं, व्यक्ति गोली भी मार दी गई उस समय में, वो भी एक मुद्दा था। जो प्रोजेक्ट इंडिया वादा करता है वो पूरा नहीं कर पाता, और नेपाल के पार्लियामेंट में अक्सर देखा है कि एक इंस्टेबिलिटी रहती है, और वो कभी भी पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर लेते हैं। जहाँ पर जो इन्फ्लुएंस है चाइनीज एम्बेसडर का वहाँ बहुत बढ़ता दिखा, तो चाइनीज एम्बेसडर का वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी से मिलना, वहाँ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप करना एक बड़ा विवाद का विषय भारत के लिए भी। और इंडिया नहीं चाहेगा कि इंडिया के इतने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो देश है, जो इतना डिपेंडेंट इंडिया के ऊपर, वहाँ चाइना का कब्जा बढ़ जाए। तो नतीजा क्या आप देख रहे हैं, लगातार जो नया एफडीआई है 40% चाइना कर रहा है, और 90% टोटल एफडीआई है वो इंडिया के 30% से बढ़ के उनका 2019 में था। 2017 में नेपाल ने बीआरआई भी ज्वाइन कर लिया, और ट्रांस हिमालयन रेलवे कनेक्ट कर रहा है, तिब्बत को नेपाल से जोड़ना चाह रहा है, काठमांडू को जोड़ना चाह रहा है तिब्बत के थ्रू, यानी लहासा और काठमांडू को जोड़ के वो दिखाना चाह रहे हैं कि एक बार फिर से वो जो सिल्क रूट का जमाना था नेपाल चाइना, वो दोबारा खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, ऑल वेदर रोड, ताकि साल भर जो गुड्स एंड मूवमेंट उसकी तिब्बत और काठमांडू के बीच में होता है उसकी कोशिश है। लेकिन मुद्दा ये कि वो जो उसको मेंटेनेंस है वो करना मुश्किल है, और दोनों में काफी ज़्यादा डिवाइड है अभी नेपाल और चाइना में, कल्चरली भी और ट्रेड वाइज भी। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट जारी रखता है नेपाल, तो बहुत हद तक अंदर तक नेपाल में आ सकता है चाइना, जो इंडिया के लिए बड़े खतरे की घंटी है। और लगातार जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टी के बीच में, जो नेपाली पॉलिटिक्स में चाइना की जो एम्बेसडर है, चाइनीज गवर्नमेंट, चाइनीज जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वो एक मीडिएटर का रोल प्ले करने लगती है, और चाइनीज डेलीगेशन आगे 4 दिन नेपाल में गुजारता है, तो इंडिया में लाल बत्तियां जलने लगती है कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या नई एक जियोपॉलिटिकल गेम खेलना चाह रहा है चाइना इंडिया के खिलाफ। क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान तो भाई उनके कब्जे में बैठा है, श्रीलंका में उन्होंने ऑलरेडी आपको जाके डेट डिप्लोमेसी में फंसा के उनकी अर्थव्यवस्था को अपने ऊपर निर्भर कर लिया है। ये अब चाइना के साथ नेपाल भी इस खिचड़ी में फंस जाएगा, तो व्हाट कैन हैपन फॉर इंडिया? बात सी जिनपिंग आगे कहते हैं कि हम नए लेवल पे ले जाएंगे चाइना और नेपाल रिलेशंस को, पर व्हाट इट कैन लीड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द रीजन। चाइना ये भी कोशिश कर रहा है कि हिमालयन क्वाड्रिलेटरल बनाए, जिसमें कि नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल है। और ये जो मीटिंग हुई थी हिमालयन क्वाड्रिलेटरल की, अब सोचो इसमें नेपाल है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और चाइना है, पर इंडिया नहीं है। तो अगर ऐसे इंस्टीट्यूशन का पार्ट नेपाल बनेगा, तो ये हिंट दे रहा है कि भाई हम वी कैन गो बियॉन्ड इंडिया, वी कैन लुक एट अदर ऑप्शंस अपार्ट फ्रॉम इंडिया व्हिच डजंट सर्व इंडियाज इंटरेस्ट एट ऑल। सो नेपाली आर्मी और पीएलए के बीच में आप देख रहे हो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट होने लग गई है। पीएलए ने फाइनेंशियल असिस्टेंस नेपाल आर्मी को देना शुरू कर दिया, जो पूरी तरह से इंडियन चीज़ों के ऊपर। जो गुरखा सोल्जर्स एक ऐतिहासिक रहा है कि इंडियन आर्मी में हमेशा गुरखा रेजिमेंट रही है, तो ब्रिटेन के साथ और इंडिया के साथ ही एग्रीमेंट रहा है कि एक ट्री पार्टी एग्रीमेंट है इंडिया, ब्रिटेन और नेपाल में, कि कैसे जो गुरखा सोल्जर को रिक्रूट किया जाता है, उनको डिप्लॉय किया जाता है, उनको फैसिलिटी दी जाती है। अब इसको बदल के बायलैटरल एग्रीमेंट करने की बात की गई है। और जब अग्निवीर प्रोटेस्ट इंडिया में स्टार्ट हुए, तो गुरखास का भी विरोध प्रदर्शन था कि नेपाल चाहता था कि इसको अलग लेवल पर डिस्कस करें। तो ये जो बदलाव है, जो टसल है, ये शुरू हो चुका है। सबसे पहले गुरखा रेजिमेंट नसीरी रेजिमेंट के नाम से शुरू हुई थी 1815 में। उसके बाद से जब आज़ादी मिली, तो ब्रिटेन और इंडिया में इस एग्रीमेंट के तहत
रेजिमेंट को डिवाइड कर दिया गया। तो अभी गुरखा रेजिमेंट 3% है ब्रिटिश आर्मी की और 200 साल की सर्विस वहाँ भी दे चुकी है। तो ये एक नया मुद्दा है जहाँ गुरखा वेटरन्स कह रहे हैं कि ब्रिटेन ने उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी रखी, बराबर सैलरी नहीं दी, और इंडिया में भी अब वो जो कुछ पॉलिटिशियन है वो आवाज़ उठाने की गुरखा सोल्जर जो नेपाल के, उनको आर्मी का पार्ट नहीं बनना चाहिए। जबकि आप नेपाल के सिविल सर्वेंट्स हो, नेपाल की आर्मी हो, सबकी ट्रेनिंग, सबको इक्विपमेंट्स इंडिया से ही प्रोवाइड किया जाता है। और गुरखा रेजिमेंट इंडिया की लेजेंडरी रेजिमेंट रही है। तो ये विवाद जो अगेन दिखाता है कि किस लेवल तक कल्चरल लिंकेजेस हैं, लेकिन पॉलिटिकल डिसोल्यूशन जब आता है, पॉलिटिकल जब आप शॉर्ट साइटेडनेस दिखाते हैं बोथ फ्रॉम द एंड्स ऑफ इंडिया नेपाल, तो इट कैन लीड टू मेनी मेनी इशूज। तो रिक्वायरमेंट ये है कि भाई जो डिमार्केशन है बॉर्डर का 97% हुआ, अपना 3% बचा है, इंडिया को कर लेना चाहिए नेपाल के साथ मिलकर, और दे कैन फॉलो द मॉडल ऑफ बांग्लादेश, जहां इंडिया ने 2005-2015 में एक लैंड एग्रीमेंट की थी, सेटलमेंट एग्रीमेंट, ताकि पूरी तरह से ये एरिया जो है वो डिमार्केट हो पाए। जो इंटर डिपेंडेंस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है देशों की, लेकिन जरूरत यह है कि अब जैसे इनका फ्रेंडशिप एग्रीमेंट था, नेपाल को लगता था कि बहुत ज़्यादा इंडिया के इंक्लाइन है, दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम इंडिया टुवर्ड्स एनीथिंग, किससे फॉरेन रिलेशंस बना रहे हैं, किससे हथियार खरीद रहे हैं। तो जो चेंजेस थे इंडिया ने उनको माना, लेकिन अब रिक्वायरमेंट ये भी है कि नेपाल भी थोड़ा सा इंडिया की बातों को माने। लेकिन हालांकि इंडिया ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में इंश्योर किया है कि वो नॉन रेसिप्रोसिटी रखेगा, प्रभाव नहीं कोशिश करेगा कि इंडिया ही दबाव बनाए उनके ऊपर। तो इन दोनों कंट्रीज को ये भी जरूरत है कि कॉरिडोर इंडिया उनको भी दे कि वो चाहे तो अपनी ट्रेड को बढ़ावा दे, और इन दोनों के बीच में जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो ढंग से डेवलप नहीं है। तो रिक्वायरमेंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को ढंग से डेवलप किया जा सके। अब इसके लिए क्या क्या किया जा रहा है, तो देखिए कनेक्टिविटी में हमने जैसे बोला कि एक मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन पेट्रोल के लिए है, 14 नए रोड बना रही है फंडेड, इंडियन फंडेड प्रोजेक्ट तराई के रीजन में बनेंगे, काठमांडू दिल्ली बस सर्विस है, 6 रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं, ट्रेड कॉमर्स के लिए एक इंडिया कोशिश कर रहा है कि रक्सौल, समोली, जोगबनी, नेपालगंज में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हो ताकि मूवमेंट ऑफ गुड्स इजीली हो पाए। इंडिया जो अपने हाईवे बना रहा है सागरमाला, भारतमाला प्रोजेक्ट, उसके अंदर कोशिश कर रहा है कि बॉर्डर एरियाज के रोड्स और स्ट्रांगली बन पाए, जो कि बेहतर तरीके से नेपाल के साथ कनेक्ट कर पाए। डिफेंस में इंडिया नेपाली आर्मी को मॉडर्नाइजेशन में और मदद कर रहा है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की गई आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले। अरुण 3, अरुण 4 दो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर इंडिया इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। वेस्ट सेती रिवर का जो प्रोजेक्ट था और SR6 का जो 1200 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, उसके ऊपर इंडिया अब सपोर्ट दे रहा है नेपाल को, पहले चाइना सपोर्ट दे रहा था। फिर जो अरुण 4 है वो भी एक शुरुआत हो रही है कि अरुण 4 भी रिवर के ऊपर, एक और हाइड्रो प्रोजेक्ट होगा जो 490 मेगावाट का होगा, जहां बातें चल रही हैं। फिर इसके बाद कोशिश है कि जो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट साइन किया गया था इंडिया नेपाल बांग्लादेश के बीच में, विच इज MBA मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, जो BBI इंस्टीट्यूशन बनाया गया था ताकि जो पर्सनल है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो कार्गो है, उसकी मूवमेंट इजी से हो पाए, तो उसका प्रोटोकॉल साइन किया गया था जो इसको ढंग से मूव करा पाए। इट वाज स्टेप टेकन इन डिसीजन। जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है वो बेहतर तरीके से हो रही है। अब कल्चरल और जो रिलीजन का केस आता है वहाँ पर मूवीज का को प्रोडक्शन हो, अभी हाल में प्लीज मूवी को इंडिया में बड़े लेवल में रिलीज भी किया गया, रामायण बुद्ध सर्किट में जोड़ा गया, जो हमने सिस्टर सिटी प्रोजेक्ट है वो बात करी, और एक कोशिश है कि जो कॉमन हेरिटेज है, जो कॉमन कल्चर को और बढ़ावा दिया जाए। इंडिया ने नेपाल को जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो बिम्स्टेक हो, चाहे BBIN हो, चाहे सार्क हो, वहाँ पर हमेशा आगे बढ़कर एक सपोर्टिव रोल प्ले करने में रोल प्ले किया। कोशिश की जा रही है कि ट्रांसमिशन लाइन भी नहीं बिछाई जा रही है ताकि और बेहतर तरीके से रिलेशंस आगे तक बढ़ पाए। तो ये जो चेंजेस आप देख रहे हैं, ये जो डिफरेंसेस आप देख रहे हैं दोनों के बीच में, जिसमें आप इंस्टीट्यूशन से लेके पॉलिटिक्स से लेके सोसाइटी कल्चर सबका रोल देख रहे हैं, ये दिखाता है किस तरह से जो कंट्रीज बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट एक दूसरे के ऊपर होती हैं, अगर वहाँ पॉलिटिक्स पे लगाम ना लगाई जाए तो उनके संबंध भी डिसरप्ट हो सकते हैं। दिस इज द प्राइम एग्जांपल विच इन इंडिया नेपाल रिलेशनशिप। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो ऑलरेडी आपको हैंडआउट में मिल जाएंगे, तो आपको इसके एडिशनली मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप उसी प्रकार से, दे आर नॉट परफेक्ट हैंडआउट्स, बट आई एम सेइंग कि आपको मॉडल उसको उस हिसाब से करना है, क्योंकि 2-3 पेजेस में कोई भी देश के बायोलॉजिकल रिलेशंस हो वो पॉइंट्स क्लियर हो जाए। कुछ मुझे बोला भी गया था बच्चों द्वारा कि कैसे उसको कनेक्ट करना है, तो मैंने उसके लिए प्रिपेयर कर लिया। तो याद रखिए कि क्या इंपॉर्टेंट लिंकेजेस हैं, क्या डायमेंशंस हैं, हिस्टोरिकली जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से क्यों इंपॉर्टेंट है नेपाल। तो आपसे सीधा नेपाल का सवाल कभी पूछा जाएगा, कोई विवाद ऐसा है नहीं हाल फिलहाल का, लेकिन